बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी संविधान की क्लासेस स्टार्ट है, जिसमें आपको संविधान से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, वो आपको इस चैनल पर क्लास के थ्रू कराए जा रहे हैं। तो आज आपकी जो संविधान की दूसरी क्लास है, जिसमें कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस क्लास को बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, बोला गया है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि नहीं किया गया था, वो हमें कार्य देखना है कि कौन सा नहीं किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। इसके ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि इसमें राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, यानी इसने जो राष्ट्रमंडल जो था उसमें भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। चलिए आगे के 3 क्वेश्चन देखते हैं। आगे के 3 क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है बी ऑप्शन कि इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो संविधान सभा थी उसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया। ठीक है, तो ये जो है सही कर रहा है, लेकिन वहां पर पूछा है क्वेश्चन में कि क्या नहीं किया, तो ये भी बी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने नहीं किया वो पूछा था। ठीक है, तो चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। दिया गया है कि इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया कि नहीं किया, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है उसके जरिए से, क्योंकि नहीं किया, संविधान सभा ने नहीं किया, तो सी ऑप्शन जो लिखा है वो ही नहीं किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नहीं चुना गया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते होंगे, दिया गया है संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के अतिरिक्त निम्न कार्य किए गए, जैसे कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल, ठीक है, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, तो ये कार्य जो है वो किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि दिया गया है जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया। ठीक है, किसकी, तो भारतीय जनता द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते, ठीक है, भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतक्षेत्रों, ठीक है, कुछ विशेष अंतक्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतक्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि कोई भी सीमा है उसकी जो अदला बदली करनी है, तो उसमें कौन सी अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होता है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपके जरिए से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहली अनुसूची। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची या पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची, ठीक है, प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, प्रथम सूची में क्या है, प्रथम अनुसूची में क्या है कि भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। अतः यदि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य अंतर क्षेत्रों की अदला बदली हेतु समझौता को लागू किया जाता है, तो प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी। वर्तमान में भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसी विषय से संबंधित है, जो वर्ष 2015 में पारित किया जा चुका है। ठीक है, 2015 में जो है वो पारित किया जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारत के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना, यानी कि कौन से अनुच्छेद से, तो ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि किस अनुच्छेद से भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना, तो कौन से, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 3। ठीक है, चलिए इसकी भी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्याख्या में दिया गया है कि भाग 1, ठीक है, भाग 1 संविधान का जो भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण, यानी नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 1 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 1 जो है इसके तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 2 जो है उसमें नए राज्यों का प्रवेश या तथा
अनुच्छेद 5 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 5 जो है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है। तो ये आपकी व्याख्या रही, इसको आप अच्छे से समझ जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप जैसे कि देख सकते होंगे दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों, ठीक है, नए राज्यों के गठन के विषय में है, नए राज्यों के गठन के विषय में है, कौन सा अनुच्छेद है, आपसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 3 जो है उससे क्या होता है कि संविधान में जो अनुच्छेद 3 है उसमें नए राज्यों के गठन के बारे में या उसके विषय के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। जैसा कि यहां पर व्याख्या दी गई है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण तथा अनुच्छेद 9 के तहत विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना या भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाना जाता है, ठीक है, समाप्त हो जाना जाता है। तो ये व्याख्या है इसकी। देखिए व्याख्या जरूर आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ के भी दिखा रहा हूं, जिससे कि आपका जो भी डाउट है क्वेश्चन को लेकर वो ना रहे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे दिया गया है कि निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में, ठीक है, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में यानी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा, ठीक है, विधानसभा है, ये आपसे पूछा गया है कि कौन सा संघ राज्य क्षेत्र है जिसमें विधानसभा है, आपसे ये पूछा गया है। बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट को मालूम जरूर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पौंडुचेरी, ठीक है, पौंडुचेरी या पुदुचेरी भी से हम कह सकते हैं। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे दिया गया है कि भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय संविधान जो है, ठीक है, भारत का जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12, ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो वर्तमान समय में जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं, ठीक है, कितनी है 12 हैं। चलिए इसकी हम व्याख्या भी देखते हैं। दिया गया है कि 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारतीयों पर लागू किया, ठीक है, भारतीयों पर लागू किया। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग थे। बाद में संविधान में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया, ठीक है, 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया। वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते होंगे, दिया गया है कौन सा राज्य, ठीक है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। देखिए यहां पर पूछा है नहीं है कौन सा, ठीक है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। देखिए ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते होंगे कि यूपीएसआई, ठीक है, यूपीएसआई बैच 3 जो कि 16 दिसंबर सन 2017, ठीक है, 16 दिसंबर सन 2017 को पूछा गया था सवाल। तो ये जो आपके क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य उल्लिखित नहीं है, ठीक है, नहीं है आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपके जरिए से, चलिए कमेंट में हमें भी ये भी बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके जो व्याख्या है उसको भी हम देखते हैं। दिया गया है कि भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूची हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के, ठीक है, पूर्वोत्तर के 4 जनजातीय क्षेत्रों जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। नागालैंड का इस अनुसूची में उल्लेख नहीं है, ठीक है, यहां पर बताया गया भी है और अच्छे से दर्शाया गया है कि नागालैंड का इस अनुसूची में उल्लेख नहीं है, ठीक है, यहां पर बताया गया है कि इस अनुसूची में जो है वो नागालैंड का उल्लेख नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते होंगे, दिया गया है संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं कि संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है। देखिए यहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना है कि क्वेश्चन के लास्ट में क्या बोल रहा है, नहीं है पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत। तो देखिए यहां पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है
कि 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है, यानी कि 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। ठीक है, अगला यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर नहीं है पूछा गया, तो ये दोनों क्वेश्चन के माध्यम से गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन 2 है, देखते हैं, दिया गया है 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित हैं, तो ये भी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन। जैसा कि यहाँ पर आप डी ऑप्शन देख सकते होंगे, दिया गया है कि 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि नहीं है, तो ये ही नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। दिया गया है कि कथन डी अनुसूची और प्रावधान का सही मेल नहीं है, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान 5वीं अनुसूची में निहित है। कौन सी? तो 5वीं अनुसूची में निहित है, जबकि 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, ठीक है, 1992 द्वारा क्या किया गया कि पंचायती, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अन्य सभी, ठीक है, अन्य सभी कथन सही सुमिलित हैं, जो कि डी ऑप्शन जो सही सुमिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य, ठीक है, भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? यानी कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते हैं, दी गई है कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में है। ठीक है, चौथी अनुसूची में है। और यहाँ पर दिया गया है कि छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। ठीक है, 5वीं अनुसूची किस बारे में है, तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। 8वीं अनुसूची क्या कह रही है, तो 8वीं अनुसूची में क्या है, इसमें भारत के 22 भाषाओं, ठीक है, भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो 8वीं अनुसूची है इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? ये आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है वो संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कश्मीरी। ठीक है, क्योंकि जो संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में जो भाषा उल्लिखित थी वो कश्मीरी थी ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या भी हम देखते हैं। देखिए, व्याख्या मोस्ट इंपोर्टेंट है हर एक क्वेश्चन की, तो व्याख्या आराम से समझकर इसको देखिएगा कि व्याख्या में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में कश्मीरी भाषा का उल्लेख किया गया था। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967, ठीक है, 1967 में सिंधी तथा 92वां संशोधन अधिनियम 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को शामिल किया गया है। अतः कश्मीरी भाषा जो है वो संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में जो है 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लिखित है, आपसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहली अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहली अनुसूची में। चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। दिया गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की पहली, ठीक है, पहली अनुसूची में उल्लिखित है। ठीक है, अनुसूची में उल्लिखित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है शपथ, ठीक है, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में
उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीसरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में। ठीक है, चलिए इसका जो व्याख्या है उसको हम देखते हैं। जैसा कि यहां पर आप व्याख्या देख सकते होंगे, दिया गया है कि शपथ एवं अभिपुष्टि का वर्णन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसमें संघ, ठीक है, इसमें संघ तथा राज्यों के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसद के सदस्यों द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, ठीक है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 तथा राज्यपाल अनुच्छेद 159 के अनुरूप शपथ लेता है। तो यहां पर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है कि जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? ये आपसे पूछा गया है, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट को मोस्टली जरूर पता होना चाहिए। पूछा गया है कि जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 395, यानी कि 395 अनुच्छेद थे। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जब संविधान पहली बार अपनाया गया तो इसमें 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या जो है 395 ही है और जबकि अनुसूचियां 12 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी? मतलब संविधान की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। यहां पर क्या पूछा गया है कि किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? चलिए इसकी व्याख्या भी हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए व्याख्या दी गई है कि नंदलाल बोस का जन्म दिसंबर 1882 में बिहार के मुंगेर नामक नगर में हुआ। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर भारतीय संविधान के मूल प्रति को अपने चित्रों से सजाया। इस संविधान के 22 भाग के चित्रों को बनाने में कुल 4 वर्ष लगे। कितने? कुल 4 वर्ष लगे। ठीक है, कुल 4 वर्ष लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये आपसे पूछा गया है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पर सही है पूछा गया है। यहाँ पर आपके सामने 2 विकल्प दिए गए हैं, ए और बी। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है, या दोनों सही है तो दोनों सही हो जाएंगे, अगर एक सही है तो एक सही है। उसके अकॉर्डिंग हम विकल्प पर जो है ऑप्शन टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन ए में लिखा है कि उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन हम देखते हैं कि लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले और जो तबादले होते हैं अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं। तो इस ऑप्शन में जो ए और बी दोनों कहां पर दिए गए हैं? ए ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं। ठीक है, ए ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं, ए और बी दोनों। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपकी क्लास यहीं तक रहती है, क्योंकि क्लास ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी। और आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया हो तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छी क्लास के साथ, जिससे कि आप अपने एग्जाम को अच्छे से करके आ सको, अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर सको। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।